तो अब अपन जो नंबर सेकंड पढ़ने जा रहे हैं वो है असमान गति। देखो सरल सी डेरिवेशन थी, सिंपल सी, लेकिन महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। देखिए अब अपन नंबर सेकंड, वृत्तीय गति के जो टाइप्स थे, पहला टाइप था एक समान गति, सेकंड टाइप है उसका असमान वृत्तीय गति। असमान वृत्तीय गति, या इसे अपन कह सकते हैं परिवर्ती चाल से वृत्तीय गति। असमान वृत्तीय गति या परिवर्ती चाल से वृत्तीय गति। देखिए भाई, असमान वृत्तीय गति के अपन जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल तो यहां पर डिस्कस करेंगे नहीं, यहां केवल उसके बेसिक कॉन्सेप्ट की ही अपन चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल अपन डिस्कस करेंगे 5वें चैप्टर में, जहां उनकी डेरिवेशन है। जैसे ऊर्ध्वतल में वर्तुल गति, अपन किसी पत्थर को किसी रस्सी से बांध के अपन घुमा रहे हैं, तो वो सारे टॉपिक अपन क्लियर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। यहाँ केवल अपन इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को अपन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा लिखते हैं कि असमान वृत्तीय गति है क्या। तो अपन कह सकते हैं जब वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर, जब वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर, जब वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर चाल का मान अलग अलग होता है, जब वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर चाल का मान अलग अलग होता है, जब वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर चाल का मान कैसा होता है, अलग अलग होता है, तो वस्तु की गति, तो वस्तु की गति असमान वृत्तीय गति। जब वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर चाल का मान अलग अलग होता है तो वस्तु की गति असमान वृत्तीय गति, यानी परिवर्ती चाल से वृत्तीय गति, इसे कह सकते हैं परिवर्ती चाल से वृत्तीय गति। तो वस्तु की गति असमान वृत्तीय गति या परिवर्ती चाल से वृत्तीय गति कहलाती है। परिवर्ती चाल से क्या कहलाती है, वृत्तीय गति कहलाती है। देखो ये अपन ने असमान वृत्तीय गति परिभाषा कह दी। अपन यो कह सकते हैं इस गति में स्पर्श रेखीय त्वरण होता है, यानी कि दोनों होंगे। इस गति में स्पर्श रेखीय त्वरण होता है, अभिकेंद्रीय त्वरण होता है और परिणामी त्वरण भी होता है। तो यूं कह सकते हैं इस गति में, जबकि धरना एक समान जो वृत्तीय गति थी उसमें स्पर्श रेखीय त्वरण का मान क्या सिद्ध हुआ था, 0 सिद्ध हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने इसी टॉपिक में पढ़ा है
तो अपन कह सकते हैं इस गति में, किसमें, असमान में, जो कह सकते हैं स्पर्श, ये कह सकते हैं इस गति में स्पर्श रेखीय त्वरण, इस गति में स्पर्श रेखीय त्वरण AT, जिसे अपन AT के द्वारा शो कर दें। अभिकेंद्रीय त्वरण AC या त्रिज्य त्वरण भी कह सकते हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण AC तथा परिणामी त्वरण, यानी कि AT और AC का, तथा परिणामी त्वरण जिसे अपन केवल A कह दें, जिसे अपन क्या कहते हैं, केवल A कह दें, निम्नानुसार व्यक्त किए जाते हैं। तो देखिए, इस गति में स्पर्श रेखीय त्वरण AT, अभिकेंद्रीय त्वरण AC तथा परिणामी त्वरण A निम्नानुसार व्यक्त किए जाते हैं। कैसे व्यक्त किए जाते हैं, अब एक एक को अपन अब समझेंगे। इसमें देखो, नंबर 1, सबसे पहले अपन जान लें कि इसमें स्पर्श रेखीय त्वरण का क्या फॉर्मूला होगा। देखो, स्पर्श रेखीय त्वरण जिसे अपन क्या कह रहे हैं, AT कह रहे हैं। यदि स्पर्श रेखा के अनुदिश वेग डेल्टा t समय में बदल जाता है तो किसी समय स्मॉल t पर स्पर्श रेखीय जो त्वरण होगा AT, वो क्या होगा, dv/dt होगा। तो देखो, इसका सीधा अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं। अपन यो कह सकते हैं, यदि स्पर्श रेखा के अनुदिश यदि स्पर्श रेखा के अनुदिश वेग डेल्टा t समय में, कि अनुदेश वेग डेल्टा t समय में, यदि स्पर्श रेखा के अनुदिश वेग डेल्टा t समय में डेल्टा v से बदल जाता है, डेल्टा समय में डेल्टा v से बदल जाता है, तो किसी समय स्मॉल t पर, स्मॉल t पर स्पर्श रेखीय त्वरण देखो अपन ऐसे लिखेंगे AT। अगर मैं स्पर्श रेखीय त्वरण को अगर औसत के रूप में देखूं तो देखो भाई, अगर यूं कह सकता हूं लिमिट के साथ, डेल्टा t अगर 0 की ओर है, डेल्टा v/डेल्टा t, तो इसे मैं तार्किक त्वरण के रूप में इस तरह से व्यक्त कर सकता हूं। ये कन्वर्ट हो जाएगा भाई dv/ किसमें, dt में। इस तरह से मिल सकता हूं, यानी कि मैं यूं कह दूं, स्पर्श रेखीय त्वरण क्या है, सीधा ही dv/dt है। ये लो, ये एक सिंपल सा एक फॉर्मूला मैंने इसका लिख दिया है। अब नंबर 2, दूसरी अगर मैं बात करता हूं अभिकेंद्रीय त्वरण की, यानी कि AC। अब देखिए भाई, अभिकेंद्रीय त्वरण है क्या। अगर मैं ये कह दूं कि अभी थोड़ी देर पहले अपन ने इसका फॉर्मूला निकाला है अभिकेंद्रीय त्वरण का, AC = v²/r। AC = क्या लिया है अपन ने, v²/r। तो उसी फॉर्मेट के साथ, इसी फॉर्मूले को अपन डायरेक्ट लिख रहे हैं कि AC को अपन कैसे लिखें। मैं ये कह सकता हूं, त्रिज्या r के वृत्तीय पथ पर, त्रिज्या r के वृत्तीय पथ पर समय t पर वेग v हो तो, ध्यान रखना, त्रिज्या r के वृत्तीय पथ पर समय t पर वेग क्या हो, v हो तो अभिकेंद्रीय त्वरण
अभिकेंद्रीय त्वरण AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में R होता है। ये अभिकेंद्रीय त्वरण का फॉर्मूला जो अपन थोड़ी देर पहले निकाल चुके हैं वो ये होता है। अब तीसरा अपन जानेंगे, इसमें देखो ये तो है स्पर्शरेखीय त्वरण, यह है अभिकेंद्रीय त्वरण। अब अपन नंबर तीसरा इसमें जानेंगे परिणामी त्वरण को, कि परिणामी त्वरण है क्या। देखो देखिए नंबर थर्ड, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन यानी कि परिणामी त्वरण, जिसे अपन सिंगल केवल ऐसे ही अपन व्यक्त करेंगे। तो देखो परिणामी त्वरण क्या है, इसका अपन एक फॉर्मूला भी निकाल लेंगे इनके साथ संबंध का। एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपनी बुक के न्यूमेरिकल हल करने की दृष्टि से भी क्या है, ये महत्वपूर्ण है। तो देखिए अपन कैसे निकालेंगे इसको। देखो ये जैसे वृत्तीय पथ पर गति थी, असमान वृत्तीय गति का अगर मैं अध्ययन कर रहा हूं, यही में से अपने पास मेन है। अब देखिएगा यहां इसके अंदर दो त्वरणों का क्या है, इसके अंदर मिश्रण है। एक जो त्वरण केंद्र की ओर है वो तो त्वरण है अभिकेंद्रीय त्वरण, और एक त्वरण जो कि स्पर्श रेखा के अनुदिश है वो त्वरण है मेरे पास स्पर्श रेखीय त्वरण, जिसे कि मैं कह दूंगा AT। यहां मैंने ये इस तरह से इसको ये व्यक्त कर दिया है, देख लो भाई। अब यहां इन बिंदुओं के मैं नाम दे दूं, जैसे मान लो A है और ये बिंदु क्या है भाई B है। तो इनका जो परिणामी बनेगा वो अपन बना सकते हैं। अपन सदिश अच्छे से अपन पढ़ चुके हैं, देखो किस तरह से अपन ले सकते हैं। जैसे मान लिया कि A से B पर, A से B तक अगर मेरे पास स्पर्श रेखीय त्वरण है भाई, AT वेक्टर है, अगर इस डायरेक्शन के अंदर मेरे पास क्या है, स्पर्श रेखीय त्वरण है। अगर मैं इसको स्पर्श रेखीय त्वरण AT को अगर मैं ये ले रहा हूं, अब देखिए अभिकेंद्रीय त्वरण कहां होता है भैया, इस डायरेक्शन में। तो ये अभिकेंद्रीय त्वरण केंद्र की ओर है, ये लो AC वेक्टर हो गया। AB इस पॉइंट का नाम दे दूं तो इन दोनों का परिणामी कौन सा बन जाएगा भाई, ये ऐसे, तो ये इसका ये लो भाई परिणाम। ये इन दोनों का परिणामी सदिश क्या बन गया, A वेक्टर। सदिश तो यही कहता है, सदिश संयोजन से अपन ने देखा था, वो इसी तरह का कॉन्सेप्ट आ रहा था। ये परिणामी सदिश आ गया है मेरे पास, AB और ये C। यहां अगर मैंने मान लिया कि इसका परिणामी के साथ A का जो कोण है वो कोण क्या मान लिया मैंने, फाई है। इस एंगल को मैं फाई ले सकता हूं। तो देखो सदिश संयोजन के नियम से अपन देखें तो देखो परिणामी सदिश A वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, AC वेक्टर है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। अब देखिए अगर ऐसा है तो सदिश संयोजन से देखो आप, A वेक्टर इज इक्वल टू, यानी कि इसका मान इसके योग के बराबर होगा, यानी कि ये हो गया है AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। या इसे मैं कह सकता हूं AB वेक्टर का मतलब है AT वेक्टर और BC वेक्टर का मतलब है AC वेक्टर, स्पर्श रेखीय त्वरण प्लस अभिकेंद्रीय त्वरण। अब एक चीज ध्यान रहे, ये दोनों त्वरण एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के लंबवत है। और एक दूसरे के लंबवत अगर इनके बीच का कोई कोण होता तब तो अपन क्या करते हैं, परिणामी त्वरण कैसे लिखते हैं, A इज इक्वल टू रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 2AT AC कोस थीटा, अगर इनके बीच का कोण थीटा होता तो। लेकिन यहां पर क्या देख रहे हैं, थीटा का मान यानी उस एंगल को जिसको मैं फाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उस फाई की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो भैया इसका मतलब एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं चूंकि AT वेक्टर परपेंडिकुलर AC वेक्टर, यानी AT वेक्टर और AC वेक्टर परस्पर परपेंडिकुलर है, तो इसलिए A वेक्टर का जो परिमाण लिखा जाएगा सदिश के नियमों के अनुसार ये हो जाएगा AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ये लो भाई,
यहां अपने पास ये परिणामी सदिश का परिमाण आ गया है। ये भी एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। अब यहां ये जो आ गया है इसको मैं आगे एक स्टेप्स के रूप में और बढ़ा सकता हूं ज्यादा। देखिए कैसे अपन ले सकते हैं, इस चीज पे गौर कीजिएगा। AT की वैल्यू क्या है, dv अपॉन में dt, ये लो इसका स्क्वायर, AC का मतलब v स्क्वायर अपॉन में r का ये होल स्क्वायर। और अगर आपसे इसमें दिशा की बात की जाए कि दिशा निकालिए, तो देखिए भाई दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। आप देखें इसके अंदर tan फाई की वैल्यू निकाल लो। tan फाई लंब बटे आधार, लंब क्या है AC, आधार क्या है AT, लंब ये हो गया है कर्ण, आधार हो गया है AT, ये लो। या मैं कह सकता हूं फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स AC अपॉन में AT। यहां अपने पास अपन ने दिशा भी इसकी ज्ञात कर लिए। अब देखिए इसका एक कुछ ये जो फॉर्मूला आया है इससे अपन क्या रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं वो चीज आप देखिएगा। आप इसे नोट करें, मैं इसे साफ करता हूं तक। दिशा अपन ने ज्ञात कर ली है, परिणामी जो त्वरण है उसका परिमाण भी अपन ने निकाल लिया है। अब अपन जो है इस पर क्वेश्चन हल करें अपनी बुक के, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट और अपन जान लें कि क्या इसके अंदर हो सकता है, कि क्या अपने पास जो फॉर्मूला था, देखिए भाई परिणामी त्वरण का परिमाण का ये फॉर्मूला मेरे पास आया है, ए वेक्टर का परिमाण इज इक्वल टू रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। यही मेरे पास फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में मेरे पास 4 स्थितियां संभव है। कैसी स्थितियां संभव है देख लो। अगर ऐसा हो, यदि नंबर फर्स्ट अगर AC का मान भी क्या हो 0 और AT का मान भी क्या हो 0, AC 0 AT 0, तो इसका मतलब A इज इक्वल टू भी क्या हो गया 0। अगर अभिकेंद्रीय त्वरण और स्पर्शरेखीय त्वरण दोनों का मान 0 हो और यानी A का परिणामी त्वरण A का मान 0 आ रहा हो, तो इसे अपन कहते हैं एक समान स्थानांतरित गति। तो ये हो गई है एक समान स्थानांतरित गति। सेकंड जो संभावना बन सकती है वो अपने पास ये बन सकती है कि जो AC है यानी अभिकेंद्रीय त्वरण है वो तो 0 हो, लेकिन AT इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसी कंडीशन में A इज इक्वल टू केवल क्या बच जाएगा, इस फॉर्मूले से देख लो भाई, ये 0 है तो A का परिमाण क्या है, स्पर्शरेखीय त्वरण A के AT के इक्वल होगा। तो इससे पर कह सकते हैं त्वरित स्थानांतरीय गति। तो ये हो जाएगी त्वरित स्थानांतरित गति। नंबर थर्ड स्थिति जो अपने पास आ सकती है वो ये आ सकती है कि AC इज नॉट इक्वल टू 0। AC तो 0 नहीं है, लेकिन AT इज इक्वल टू क्या हो 0 हो। तब ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, A इज इक्वल टू AC रह जाएगा। और आपको पता है जब अभिकेंद्रीय त्वरण ही होता है और उसमें स्पर्शरेखीय त्वरण 0 होता है, तो अपन ने थोड़ी देर पहले ही प्रूफ किया है, इससे पहले वाले लेक्चर में क्या, इसी लेक्चर में प्रूफ किया है, इसी लेक्चर में प्रूफ किया है कि स्पर्शरेखीय त्वरण 0 हो तो उसी स्थिति के अंदर परिणामी त्वरण केवल क्या होता है, अभिकेंद्रीय त्वरण। और वो गति थी एक समान वृत्तीय गति का एग्जाम्पल। यानी एक समान वृत्तीय गति की पहचान यह है कि उसके अंदर AC का मान तो 0 नहीं होगा, लेकिन AT का मान क्या होगा 0 होगा। तो इसे अपन कह देते हैं एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नंबर फोर्थ, चौथा केस क्या बन सकता है कि AC इज नॉट इक्वल 0
और AT इज नॉट इक्वल 0, यानी AC और AT दोनों ही 0 नहीं हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर परिणामी त्वरण होगा A इज इक्वल टू रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। और ऐसी स्थिति में जो उसकी गति होगी ये होगी असमानुवृत्तीय गति, जिसका अपन ने अभी अभी फॉर्मूला निकाला है, तो ये कहलाएगी असमानुवृत्तीय गति। ये लो। अब यहां अपन नोट लग के एक पॉइंट और नोट कर लें। नोट में अपन ये लिख सकते हैं कि असमानुवृत्तीय गति में, ये आपको ध्यान रखना भाई, एक क्वेश्चन बनता है, असमानुवृत्तीय गति में, असमानुवृत्तीय गति में कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन और शक्ति का मान अशून्य होता है। कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वे शक्ति का मान अशून्य होता है, जबकि वहां शून्य था भाई। एक तो पॉइंट अपन ये नोट कर लिया है। तथा प्रत्येक का मान स्पर्श रेखीय बल के प्रभाव में ज्ञात किया जाता है। भाई अशून्य का मतलब क्या है? नॉन जीरो, यानी कि जीरो नहीं है, शून्य नहीं है, अशून्य होता है। तथा प्रत्येक का मान, तथा प्रत्येक का मान स्पर्श रेखीय बल के, तथा प्रत्येक का मान स्पर्श रेखीय बल के प्रभाव, तथा प्रत्येक का मान स्पर्श रेखीय बल के प्रभाव में ज्ञात किया जाता है। ये लीजिए, यहां अपने पास ये टॉपिक अपन ने क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है अकॉर्डिंग टू अपनी बुक। अपनी बुक में जितना दे रखा है, जिसके क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग टॉपिक पूरा कर लिया। अब अपन इसके दो क्वेश्चन, एक तो सोल्ड एग्जांपल और एक अनसोल्ड क्वेश्चन, उन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर लें, फिर ये चैप्टर अपना एंड हो जाएगा। नया जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 न्यूटन के गति के नियम, उसको अपन प्रारंभ करेंगे। देखिए भाई, अब जो क्वेश्चंस हैं उसको अपन सोल्व करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 4.10, जो कि अपनी बुक का है। ध्यान रहे एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल है, तो निश्चित रूप से एक ही क्वेश्चन के कई पार्ट होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन कई पार्ट हैं। तो क्या क्वेश्चन है पहले देखें। एग्जाम्पल नंबर 4.10 यानी चौथे अध्याय का 10वां क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक कीड़ा एक वृत्ताकार खांच में, एक कीड़ा एक वृत्ताकार खांच में, एक कीड़ा एक वृत्ताकार खांच में जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, एक कीड़ा एक वृत्ताकार खांच में जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, नियत चाल से 100 सेकंड में, एक कीड़ा एक वृत्ताकार खांच में जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, मैं नियत चाल से, नियत चाल से एक कीड़ा एक वृत्ताकार खांच में जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, मैं नियत चाल से 100 सेकंड में 7 चक्कर पूरा करता है।
100 सेकंड में 7 चक्कर पूरा 7 चक्कर पूरे करता है। ये क्वेश्चन में इतना तो इन्होंने कह रखा है। तो देखिए भाई, ज्ञात कीजिए। ये लो, अब इसमें एक एक वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि कीड़े की कोणीय चाल व रेखीय चाल। नंबर फर्स्ट, कीड़े की कोणीय चाल व रेखीय चाल। फिर इसी क्वेश्चन के अंदर जो नंबर सेकंड ये पूछ रहे हैं, कोणीय चाल और रेखीय चाल। देखो, एक में 2 क्वेश्चन हो गए, एक तो कोणीय चाल है और एक क्या है, रेखीय चाल। फिर सेकंड क्वेश्चन और है इसी का कि कोणीय चाल और रेखीय चाल के बाद अब ये जो पूछ रहे हैं, क्या त्वरण सदिश एक अचर सदिश है? क्या त्वरण सदिश, क्या त्वरण सदिश एक अचर सदिश है? ये पूछ रहे हैं, क्या त्वरण सदिश एक अचर सदिश है क्या? और इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि देखो, एक अचर सदिश है, इसका परिमाण कितना होगा, ये भी पूछ रहे हैं। इसका परिमाण कितना होगा? ये लो, ये अपने पास क्वेश्चन है। अब अपन इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले डेटा देखो, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, मैं नियत चाल से 100 सेकंड में 7 चक्कर पूरा कर रहा है। तो भाई कोणीय चाल अपन क्या जानते हैं, ओमेगा बराबर थीटा अपॉन में टी, यानी चक्कर पर सेकंड। भाई चक्कर पर सेकंड यानी ओमेगा का मान दे रखा है मुझे 7 चक्कर कितने में, 100 सेकंड में। ये लो भाई, ये कोणीय चाल मुझे दे दी है 7 चक्कर प्रति सेकंड, यानी चक्कर पर सेकंड जो होता है उसे अपन कोणीय चाल बोलते हैं। तो देखिए, एक चक्कर में कितना रेडियन होता है, 2 पाई रेडियन। और ये लो भाई, ये तो 100 सेकंड है ये मेरे पास। अब इसे हल कर लीजिए आप। 14 पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन में 100, 14 इंटू 3.14 को मुझे गुणा करना है और 100 से डिवाइड, यानी कि 14 28 28 3, यानी कि 0.44 रेडियन पर सेकेंड। ये लो भाई, ये तो मेरे पास आ गई है, इसकी क्या आ गई है, कोणीय चाल आ गई है। अब इन्होंने इसी क्वेश्चन के अंदर पूछा है इसकी रेखीय चाल को। तो देखो भाई, रेखीय चाल की होती क्या है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। थोड़ी देर पहले मैंने एक फॉर्मूला बताया था, डायरेक्ट याद रखना है आपको कि इस पर आधारित एक क्वेश्चन है जिसको अपन सोल्व करेंगे। तो देखो, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ओमेगा की वैल्यू है मेरे पास 0.44, आर है कितना 12। अब ये आर को मैं सेंटीमीटर में ले रहा हूं भाई, तो ये आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अप्रॉक्स लिख सकता हूं मैं इसे 5.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये लो, ये रेखीय वेग भी आ गया। ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट सोल्व कर लिया। सेकेंड पार्ट में इसमें देखो, नियत चाल से कीड़े की कोणीय चाल और रेखीय चाल ज्ञात हो गई। क्या त्वरण सदिश एक अचिर सदिश है? देखो भाई, इसका स्पर्श रेखीय जो त्वरण है वो तो है 0, और अभिकेंद्री त्वरण मुझे ज्ञात करना है और उसका फॉर्मूला है मेरे पास v² अपॉन में आर। ये लो भाई, ये तो इजीली सोल्व हो जाएगा मेरे पास। अब कैसे सोल्व हो जाएगा, देखो भाई, v का स्क्वायर, v कितना है 5.3 इंटू 5.3, r की वैल्यू कितनी है भाई 12, यानी कि 5.3 v, तो ये वैल्यू मेरे पास अप्रोक्स आ जाएगी 2.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसे मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं, देखो जरूरी नहीं इसी फॉर्मूले से करो आप, AC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर से भी कर सकते हो।
कैसे? ओमेगा की वैल्यू आपके पास है ना, कितनी आई है 0.44, ये लो 0.44, आर की वैल्यू 12, वही 2.3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा। यानी कि मैंने दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना आपको बता दिया है। अब देखिए ये जो त्वरण है अभिकेंद्रित त्वरण है, ये सदैव क्या है, केंद्र की ओर है, और इस त्वरण का परिमाण तो नियत रहता है लेकिन दिशा में निरंतर परिवर्तन होने के कारण ये अचर सदिश नहीं है। तो मैं कह सकता हूं इस त्वरण का परिमाण, इस त्वरण का परिमाण तो नियत रहता है, परंतु दिशा में निरंतर परिवर्तन के कारण, परंतु दिशा में निरंतर परिवर्तन के कारण, परंतु दिशा में निरंतर परिवर्तन के कारण यह अचर सदिश नहीं है, के कारण यह अचर सदिश नहीं है। ये लो है, ये अपने पास ये एग्जाम्पल नंबर 4.10 जो अपनी एनसीईआरटी बुक का था वो अपन ने सोल्व कर लिया, जिसको कि मैंने अभी के त्वरण को दोनों फॉर्मूले से निकाल के बता दिया है, सेंटीमीटर पर सेकंड। अब लास्ट एक जो क्वेश्चन नंबर जो 31 है, जिसके लिए कि अपन ने परिणामी त्वरण का फॉर्मूला डिराइव्ड किया है या उस फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया है, अब उस क्वेश्चन को और सोल्व कर लें ताकि फिर ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। भाई इस एक टॉपिक के दो क्वेश्चन थे, एक एग्जाम्पल था, एक अनसोल्व क्वेश्चन था, दोनों को अपन सोल्व कर रहे हैं। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया जिससे। अब देखिएगा जो क्वेश्चन जो अनसोल्व अपने पास दिया हुआ है वो क्वेश्चन क्या है, वो है क्वेश्चन नंबर 31 अपनी एक्सरसाइज का, यानी कि अनसोल्व क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं देखो, एक साइकिल, क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक साइकिल सवार 27 किलोमीटर पर आवर, एक साइकिल सवार 27 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल चला रहा है, की चाल से साइकिल चला रहा है। एक साइकिल सवार 27 किलोमीटर पर आवर की चाल से क्या है, साइकिल चला रहा है। जैसे ही वह सड़क पर सड़क पर 80 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय मोड़ पर पहुंचता है, 80 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय मोड़ पर जैसे ही वह सड़क पर 80 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय मोड़ पर पहुंचता है, वह ब्रेक लगाता है। वह ब्रेक लगाता है। अब ब्रेक लगाएगा तो उसकी चाल कम होगी और अपनी चाल को 0.5 मीटर प्रति सेकंड की एक समान दर से कम कर लेता है और अपनी चाल को 0.5 मीटर प्रति सेकंड की एक समान दर से कम कर लेता है, कि एक समान दर से कम
कर लेता है और अपनी चाल को 0.5 मीटर प्रति सेकंड की एक समान दर से क्या कर लेता है, वो कम कर लेता है। वृत्तीय मोड़ पर साइकिल सवार के वृत्तीय मोड़ पर साइकिल सवार के वृत्तीय मोड़ पर साइकिल सवार के ये पूछ रहे हैं साइकिल सवार के नेट त्वरण का परिमाण और उसकी दिशा निकालिए। साइकिल सवार के नेट त्वरण का परिमाण वे उसकी दिशा निकालिए। देखिए क्या कह रहे हैं, एक साइकिल सवार 27 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल चला रहा है। जैसे ही वह सड़क पर 80 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय मोड़ पर पहुंचता है, वह ब्रेक लगाता है और अपनी चाल को 0.5 मीटर प्रति सेकंड की एक समान दर से कम कर लेता है। वृत्तीय मोड़ पर साइकिल सवार के नेट त्वरण का परिमाण और उसकी दिशा निकालिए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन के अपन डेटा लिखें, क्या क्या डेटा इसने दिए हैं। तो देखो त्रिज्या है वृत्तीय पथ की 80 मीटर दे रखी है। फिर साइकिल सवार का वेग भी दे रखा है भाई 27 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो किलोमीटर पर आवर को आपको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। और पिछले थर्ड चैप्टर के अंदर अपन ये चीज बहुत बार अपन यूज कर चुके हैं कि जब किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो इसके लिए आप क्या करेंगे, उसे 5/18 से गुणा कर दीजिए। सिंपल तरीका। तो मैं इसे गुणा कर देता हूं 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए भैया 2927 9 से 9 दूनी 18 5 15 15/2 मीटर प्रति सेकंड यानी कि 15/2 यानी कि ये हो गया है 7.5 मीटर पर सेकंड। ये साइकिल सवार की स्पीड अपन को दी है। फिर कह रहे हैं देखो आगे, एक साइकिल सवार 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चला रहा है। जैसे ही वे सड़क पर 80 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय मोड़ पर पहुंचता हुए ब्रेक लगाता है और अपनी चाल को 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा भैया ध्यान रखना, 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की एक समान दर से कम कर लेता है। यानी इस त्वरण से ये कम कर लेता है, यानी ये आ गया है उसका स्पर्श रेखीय त्वरण हो गया। ये मेरे पास जो इनडायरेक्टली वैल्यू आ गई है 80 = 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखना 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब ये कैसा हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक है, किसकी यूनिट है, त्वरण की। यानी 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका क्या आ गया है, मेरे पास त्वरण आ गया। तो 80 = 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रेखीय त्वरण भी मेरे पास आ गया है। अगर ऐसा है तो अब देखिए मैं एक त्वरण और निकाल लेता हूं इसमें, वो है अभिकेंद्रित त्वरण और वो है v²/r। तो देखो भाई v का स्क्वायर, v कितना है 7.5, स्क्वायर का मतलब 7.5 × 7.5 यही तो होगा। और त्रिज्या कितनी है इसकी 80। हल कीजिए इसे 7.5 × 7.5 अपॉन में 80 यानी 0.70 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका अभिकेंद्रित त्वरण भी आ गया। अब देखो भाई मेरे पास स्पर्श रेखीय त्वरण है 0.5, अभिकेंद्रित त्वरण भी है 0.70। मुझे क्या ज्ञात करना है, परिणामी त्वरण, यही तो निकालना है। तो देखो इसका फॉर्मूला यहां है मेरे पास, चलो इसे यहां कर देते हैं। A = √80² + AC² से यहां इधर लिख रहा हूं भाई इसके आगे की स्टेप्स को। इस सवाल के लिए ही अपन ने इस फॉर्मूले को डिराइव किया था और इसके कॉन्सेप्ट को अपन ने क्या किया था, समझा था, क्योंकि यही इसमें काम आ रहा है। तो देखो 80 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0.5, फिर है 0.7, ये लो 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर। अब इसे अपन को सोल्व करना है। 5 25 7 49
यानी कि ये हो गया है 0.74। 0.74 का रूट लेंगे तो ये आ गया 0.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये परिणामी त्वरण इतना हो गया। अब देखो आगे इसने पूछा और एक चीज और पूछी, त्वरण का परिमाण वे उसकी दिशा निकालिए। तो देखिए दिशा कैसे कहते हैं, यदि परिणामी ए वेक्टर स्पर्श रेखीय दिशा से अगर मान लिया फाई कोण बनाता हो तो मैं कह दूं यदि परिणामी, यानी जो मान अपने पास ए आया है, यदि परिणामी ए स्पर्श रेखीय दिशा से फाई कोण बनाता हो तो देखिए भाई ये अपन फॉर्मूला पढ़ ही चुके हैं इसी लेक्चर में। tan फाई इज इक्वल टू क्या लिया था मैंने फॉर्मूला, याद कीजिए, AC अपॉन में 80। तो AC की वैल्यू तो कितनी है मेरे पास 0.7 और ये है 0.5 है, ये अपन को दी हुई है इसके अंदर। तो ये तो हो गया है 1.4। अगर ये 1.4 हो गया है तो फाई इज इक्वल टू हो गया है tan इनवर्स 1.4 और ये वैल्यू अप्रोक्स, वैसे तो आंसर आप यही लिख सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.4 आप कह दें, ये आंसर सही है। लेकिन अगर ये मैं कह दूं लगभग ये 54 डिग्री के आसपास हो जाता है, यानी कि अप्रोक्स 54 डिग्री आ जाता है। अपने पास पॉइंटों में और वैल्यू आएंगी, लगभग 54 डिग्री आ जाता है। वैसे तो आंसर आप यही लिख सकते हो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.4। अप्रोक्स ये वैल्यू 54 डिग्री की है, tan 54 की। तो देखिए यहाँ अपना ये जो चैप्टर है ये वेल अपडेट अपने पास कंप्लीट हो गया है। सारे जो कॉन्सेप्ट है वो अपन ने पढ़ लिए हैं। थ्योरी का कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी टॉपिक, कोई भी डेरिवेशन अपन ने मिस नहीं किया है। क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स में एग्जाम्पल्स भी अपन ने लगभग सभी हल किए हैं। फिर भी अगर कोई एग्जाम्पल मिस हो रहा हो तो आप उसे हल करके जरूर देखें, बुक का जो भी एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि हर एग्जाम्पल अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। दूसरा अनसोल्व जो क्वेश्चन थे वो भी अपन ने पूरी तरह से सोल्व किए। फिर भी अगर उनमें कोई क्वेश्चन अगर मिसिंग है तो उसे आप भी हल करके जरूर देखें। और जो क्वेश्चन मैंने सोल्व करा दिए हैं, लगभग सभी क्वेश्चनों को मैंने सोल्व कराया है जो अनसोल्व क्वेश्चन है। अब जैसे इसमें 32 तक क्वेश्चन है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 32 क्वेश्चंस को सोल्व होने में कितना समय लगा होगा आपको। यहाँ पर सारे क्वेश्चन इसके एक्सरसाइज के अपने सोल्व किए हैं। अब इसके अलावा फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपका मिसिंग हो गया है मेरे से तो आप उस क्वेश्चन को खुद सोल्व करें, और जो क्वेश्चन मैंने सोल्व कराए हैं उनको भी आप अवश्य हल करके देखें, ताकि आपका अभ्यास कंटिन्यूअसली इसमें बना रहे। क्योंकि जब तक आप खुद हल नहीं करेंगे ये आपको क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस में आपके आएंगे नहीं। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू करेंगे वो है चैप्टर नंबर 5, न्यूटन के गति के नियम। और देखिए ये जो एंगल वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको लगभग अप्रॉक्स वैल्यू, यानी आप तो केवल यहाँ लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.4, क्योंकि टेबल तो आपके पास है नहीं कि भाई tan की टेबल आपके पास है जो आप वैल्यू को पुट कर देंगे। इसलिए आप इतना लिख के छोड़ दें। मुझे ये वैल्यू ध्यान थी इसलिए मैंने इसको लिख दिया है।